Hello everyone, welcome to एग्जाम पाठशाला बाय नैन्सी शर्मा। आई होप प्रीवियस लेक्चर्स आपको पसंद आए हों, आसान भाषा में आपको टॉपिक अच्छा लगा हो। ऐसे ही हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हल्का सा जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं उसको रिकैप करेंगे। चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हम नाउन कर रहे हैं। नाउन के इंट्रोडक्शन में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या होते हैं नाउन? इट इज अ वर्ड that represent particular name of person, place or thing. Ram, Sham, Sita, Geeta, Dilli. These are the example of noun. There are 5 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Other type of noun are countable noun or uncountable nouns. अब इसके बाद हमने जो सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था वो थे रूल्स ऑफ नाउन, जिसमें सबसे पहला रूल आता है ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं। दैट मीन्स कि उनको लिखेंगे तो वो एस और एस लगा होता है, ठीक है। ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं, इनका अर्थ भी प्लूरल ही माना जाता है, अर्थ प्लूरल लिया जाता है, ठीक है। और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल ही आती है। अगेन, ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं, अर्थ में भी प्लूरल होते हैं और उनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल ही आती है। एग्जाम्पल में सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, बेलोज, गैलोज, पैंट्स, पजामाज, ट्राउजर्स, आई ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आर्चीव्स, एम्बर्स, फायरवर्क, सेविंग्स, रिगार्ड्स, बिलोंगिंग्स एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने ज्यादा लिखवाए हैं, आपने वो सारे याद रखने हैं, ठीक है। द सेकेंड रूल इज ऐसे नाउन जो दिखने में तो प्लूरल हैं लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ऐसे नाउन जिनके साथ एस और एस तो लगा है लेकिन वो अर्थ में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। अब जो नाउन अर्थ में सिंगुलर है वो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल में न्यूज, इनिंग्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, समन्स एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल आ गए रूल नंबर 2 के, ठीक है। ऐसे ही रूल नंबर 3, ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन जिनके साथ एस और एस आपको नहीं लगेगा, ठीक है, आप नहीं देखेंगे कि उनके साथ एस और एस है, इनके साथ एस और एस कभी लगता भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा प्लूरल में ही काउंट किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कैटल हो गया, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। इज इट क्लियर? गुड। नेक्स्ट रूल इज ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल में अगर यूज करने हैं तो वो एक ही फॉर्म में रहते हैं। दैट मीन्स कि वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते, चाहे आप उनको सिंगुलर में यूज करो चाहे आप उनको प्लूरल में यूज करें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में डियर, शीप, फिश, स्पीशीज, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस रूल। इसके बाद हमने किया था कि अगर नाउन से पहले, किसी भी काउंटेबल नाउन से पहले, डेफिनेट काउंटेबल नाउन से पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाता है तो क्या वो डेफिनेट काउंटेबल नाउन, क्या उसका प्लूरलिज्म शो होता है? नहीं। जब भी किसी काउंटेबल नाउन से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव यूज हो जाता है तो उसका प्लूरलिज्म शो नहीं होता, आप उसको प्लूरलिज्म में चेंज नहीं कर सकते। जबकि अगर हम बात करें इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन की, जैसे एग्जांपल में, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन क्या होता है। क्या काउंटेबल नाउन और इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन सेम होता है? ऐसा नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन तो वो है जिसको आप बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते, और इनडेफिनेट का मतलब है कि काउंटेबल है चीज लेकिन हमको पता नहीं कि वो कितनी है इस समय, इसीलिए उसको इंडेफिनेट में अनिश्चित माना जाता है। इंडेफिनेट, जैसे मैंने बोला देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो मैंने 5 स्टूडेंट बोला,
है ना, 5 स्टूडेंट 5 छात्र बोला, तो वो किस में चला गया, काउंटेबल नाउन में और डेफिनेट में, कि मैंने 5 बता रखे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे बोलूं देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो फिर इस कंडीशन में अब स्टूडेंट्स तो हम वही शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स क्या बन गया, इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन, जहां पे हमें पता नहीं कि कितने हैं, कुछ स्टूडेंट हैं मेरी क्लास में लेकिन कितने हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो इंडेफिनिट कंडीशन को एक्वायर कर रहा है। तो अगर इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन से पहले अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो प्लूरलिज्म शो होता है, तब प्लूरलिज्म शो होगा। लेकिन काउंटेबल नाउन से पहले अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो प्लूरलिज्म शो नहीं होता है, उसको प्लूरल काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और वहीं पे इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन से पहले अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो दैट मीन्स कि वो क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, प्लूरलिज्म बता रहा है। इज इट क्लियर? यहीं तक हमने किया था। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट रूल में। रूल नंबर 7, हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग हमेशा किस फॉर्म में किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस फॉर्मेशन में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, he gave me 200, ये जो बीच में हमने लगाया ना, दिस इज हाइफन। हाइफन के बाद कोई भी नाउन आता है या हाइफन से पहले कोई भी नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। he gave me 200 rupees notes, फुल स्टॉप। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं और वहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं, हम एरर ढूंढते हैं इसमें, जबकि यहाँ पे एरर नहीं है, एरर तो यहाँ पे आ रहा है, गलती यहाँ पे हो रही है, रुपीज नहीं आएगा क्योंकि ये हाइफनेटेड नाउन बन रहा है। हाइफनेटेड नाउन हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली रुपी। ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। He stays in 5 stars hotels. He stays in 5-star hotels. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या गलती है अब इसमें, स्टार्स, सेम वही मिस्टेक रिपीट हो रही है हमारी। स्टार हाइफनेटेड, हाइफन के बाद है, हाइफनेटेड नाउन काउंट हो रहा है यहाँ पे, तो हाइफनेटेड नाउन हमेशा किस फॉर्म में आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, 5-star hotels, 5-star hotels। He stays in 5-star hotels। अलग अलग होटल्स में वो रुकता है, लेकिन कैसे, 5 स्टार में, ठीक है। चलिए अगला रूल करते हैं। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो हम रूल करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 8, अब किसी सेंटेंस में मैं आपको एक फॉर्मेशन बताती हूँ। जैसे हमारे पास कोई प्रेपोजिशन है, जैसे मान लो कि एक नाउन है और नाउन के बाद क्या आ रहा है, कोई प्रेपोजिशन आ रही है और सेम नाउन रिपीट हो। जनरली जब हम अपनी कॉपी में या नोटबुक में ऐसे लिख लेते हैं ना,
तो बात पहले तो हमको समझ में आ जाता है और हम ऐसे लिख लेते हैं, समझ में भी आ रहा है। लेकिन कुछ गैप देने के बाद वापस से अगर आप अपने नोट्स देखेंगे तो शायद आपको ये चीज़ समझ में ऐसे ना आए। तो कोशिश करें इसको पूरा ही लिख लें तो अच्छी बात है, बाद में जब आप इसको गैप दे के भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं एक जनरल सिचुएशन समझा रही हूँ आपको कि अगर सेंटेंस में अगर कोई नाउन दे रखा है, नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन आ रही है और उस प्रेपोजिशन के बाद वही सेम नाउन रिपीट हो रहा है, तो वो नाउन जो है, ये भी नाउन और ये भी नाउन किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में आएंगे? सिंगुलर फॉर्म में। इज इट क्लियर? चलिए लिख लें। यदि सेंटेंस में नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन हो और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट हो तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। इसको आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। नाउन हमेशा किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में। यदि सेंटेंस में नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन हो और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट हो तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। टाउन आफ्टर टाउन्स was devastated. One more example. Ship after ship is arriving. He inquired from door to door. अब पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं टाउन आफ्टर टाउन्स वॉज डिवास्टेटेड। अब यहाँ पे टाउन क्या है हमारे पास? नाउन। टाउन क्या है? नाउन। इसके बाद आफ्टर है, आफ्टर क्या यहाँ पे है? प्रेपोजिशन। इट इज अ प्रेपोजिशन। अगेन सेम नाउन रिपीट हो रहा है, जो पहले हमने नाउन लिखा था टाउन, वही प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट हो रहा है, तो ये आ गया आपके पास सेम नाउन, ठीक है। नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन हो और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट हो रहा हो तो वो नाउन किस में लिखा जाता है? किसमें लिखा जाता है? सिंगुलर फॉर्म में। दैट मीन्स कि ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हुआ। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, टाउन्स लिख के यहाँ पे वर्ब भी लगा सकता है, तो वो एरर जो है इस फॉर्म में दे सकता है कि ये आपके पास एरर है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि पूरे सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। तो एरर आपके पास इस पोर्शन में आ जाएगा अगर यहाँ पे टाउन्स वर्ब दे रखा हो। वैसे एग्जामिनर ऐसा ही करेगा ना, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो सके। अब टाउन्स यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने वॉज लिख दिया तो सामने दिख रहा है ये एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओनली टाउन। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड, नष्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंड एग्जाम्पल इज शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। सेम वैसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस को ऐसे तोड़ के समझा करो। ये शिप है आपके पास, ये क्या है? नाउन है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये क्या है? नाउन है। आफ्टर ये क्या हुआ? दिस इज प्रेपोजिशन एंड देन सेम नाउन रिपीट हुआ भाई, ये फिर से सेम नाउन आ रहा है, तो ये किस में लिखा जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में।
शिप आफ्टर शिप, आगे वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। दैट मीन्स इसका अर्थ भी सिंगुलर ही लिया जाता है, तभी हम वर्ब भी क्या यूज कर रहे हैं? सिंगुलर। ठीक है, इज अराइविंग। चलिए थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। चाहे आप पहले लगा लो चाहे बाद में यूज हो रहा है नाउन का, प्रेपोजिशन प्लस नाउन सेम नाउन, तो चाहे जहां मर्जी यूज कर रहे हैं, आप पहले यूज कर रहे हैं, सेंटेंस के लास्ट में यूज कर रहे हैं, रूल वैसे ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डोर है, ये नाउन है आपके पास, ये आपके पास प्रेपोजिशन आ गई, और ये यहाँ पे आपके सेम नाउन रिपीट हो गया, सेम नाउन रिपीट हो रहा है, तो ये किस फॉर्म में लिखा जा रहा है? सिंगुलर फॉर्म में। तो ये था आपका रूल नंबर 8। नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट हो तो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। चलिए हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9, कॉमन जेंडर नाउन। अब कॉमन जेंडर नाउन में कौन से आते हैं? जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे वर्कर, लीडर, राइटर, एक्सेट्रा। कॉमन जेंडर नाउन ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए ही किया जा सकता है। ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों के लिए किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। लीडर आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लीडर शब्द भी, टीचर भी, चाइल्ड भी। ठीक है, दोनों के लिए आप कॉमनली ये वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्पेसिफिक रूल थे। एक और रूल हमारा बचता है, वो है यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफ, कैसे किया जाता है लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़रूरी है, साथ साथ में आपको करवाऊंगी मैं, अगली क्लास में भी हम करेंगे, इस क्लास में भी करेंगे, ताकि थोड़े थोड़े करके हमें याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, लिखें। A band of musicians, a band of musicians, जो म्यूजिशियन है उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है?
कलेक्टिव नाउन में बैंड, कलेक्टिव नाउन में यहाँ पे लिखूंगी इस तरीके से, सामने लिखूंगी तो वो अजीब सा लगेगा, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट ऐसे लिखें तो शायद ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे लिखें। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए ये कलेक्टिव नाउन हम बाद में लिखते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं। आगे लिखो। सॉरी, गर्ल्स एंड ऑफिसर्स, इसको क्या बोलते हैं कलेक्टिव फॉर्म में? बेबी। क्या कहा जाता है? बेबी, BEVY। ठीक है, आगे लिखें। अ ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स और कीज, दिस इज कॉल्ड बंच। क्या कहा जाता है इसको? बंच। A group of musicians, that is called band. A group of directors, that is called board. A group of women, girls and officers, that is called bevy. And group of grapes and keys, that is called bunch. Next one लिखें। A group of sticks and hay. A group of sticks and hay. ये क्या होता है? एक तो लकड़ी का गठरा या हे होती है, सूखी घास जो होती है ना, उसको बोलते हैं हम हे। तो दैट इज इसका कलेक्टिव नाउन क्या बनेगा? बंडल। बंडल ऑफ हे या बंडल ऑफ स्टिक्स? बंडल ऑफ हे या फिर बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है, आगे लिखें। अ ग्रुप ऑफ, इसके लिए दो वर्ड आते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ माउंटेन और हिल्स। अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, इसके लिए वर्ड आते हैं रेंज और चेन। अ रेंज ऑफ माउंटेन या रेंज ऑफ हिल्स, या फिर चेन ऑफ माउंटेन और चेन ऑफ हिल्स। ठीक है, आगे लिखें। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड क्लास। इसको क्या कहा जाता है? क्लास। लिखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a group of trees. A group of trees या कलेक्शन ऑफ ट्रीज, जैसे घर के पास भी 5 पेड़ हों, 10 पेड़ हों, तो ग्रुप ऑफ ट्रीज हुआ ना। अब उसको हम फॉरेस्ट तो नहीं बोल सकते, फॉरेस्ट में तो बहुत कुछ आता है, जनरली बच्चे उसको फॉरेस्ट, मतलब अगर ऐसा कुछ मैं पूछती हूँ क्लास में कि भाई ग्रुप ऑफ ट्रीज क्या बोलते हैं, तो उसको बच्चे कई बार क्या बोल देते हैं? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं, फ्लोरा फौना दोनों आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें ग्रुप ऑफ ट्रीज की, तो उसको क्या कहते हैं? वो तो घर के पास भी हो सकते हैं ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो वो जंगल थोड़ी बन गया। ठीक है, उसको कहा जाता है क्लम्प ऑफ ट्रीज या फिर ग्रूव ऑफ ट्रीज। ठीक है, क्लम्प ऑफ ट्रीज या फिर ग्रूव ऑफ ट्रीज। आगे लिखें। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको कहा जाता है क्लस्टर या फिर गैलेक्सी या फिर कॉन्स्टिलेशन। ठीक है,
क्लस्टर तो आप इसमें भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्लस्टर का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पे मतलब 4-5 तारे आपने देख लिए, जैसे मर्जी आपने गिन लिए और उसने आपने बोला कि ये 6 तारे हैं, 5 तारे, जितने भी हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक उन तारों के समूह से कोई पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है, एक शेप बना रहे हैं, उस शेप को हम बोलते हैं शेप ऑफ स्टार्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ये डिफरेंसेस होते हैं इनमें, ठीक है, माइनर से डिफरेंसेस है, बट मीनिंग तो सेम होता है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलेंगे हम, या तो क्लस्टर्स कहेंगे, ठीक है, या गैलेक्सी, या फिर कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। चलिए आगे लिखें, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, a group of soldiers, they are called army, company और रेजिमेंट, आर्मी, कंपनी और रेजिमेंट। आगे लिखें, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स क्या होते हैं, व्यापारी, व्यापारी है ना, आखिरी मात्रा, व्यापारी और मतलब मर्चेंट्स और ट्रेवलर्स, और ट्रेवलर्स, सॉरी माय मिस्टेक, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स और ट्रेवलर्स। अब ये होता है कि ट्रेवलर्स कई बार सेम मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ चल रही हैं तो वो ट्रेवलर भी हुए, तब भी हम ट्रेवलर्स बोल सकते हैं। मर्चेंट्स हैं या ट्रेवलर्स हैं, एक साथ चले हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कारवां। इसको क्या कहा जाता है, कारवां। ओके, नेक्स्ट वन लिखें, अ ग्रुप ऑफ कार्स और मूविंग व्हीकल्स अंडर एन एस्कॉर्ट। बड़े बड़े नेता देखे होंगे आपने, ठीक है, बड़े क्या छोटे नेता भी होते हैं तो उनके साथ भी ऐसे चलता है, ठीक है, नेता हो गए या आपके डिप्लोमेट्स हो गए, ठीक है, बड़ी पोजीशन पे कोई इंसान है तो वो भी जब चलता है अपनी गाड़ी लेके या उसकी गाड़ी जब चलती है तो उसके आगे और पीछे क्या रहते हैं, एस्कॉर्ट्स रहते हैं, मतलब सोल्जर्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है ना, पुलिस हो सकती है आगे पीछे, तो एस्कॉर्ट करने के लिए उसके आगे पीछे व्हीकल्स रहते हैं, ठीक है, साथ में व्हीकल्स चलते हैं। जनरली आपने ये देखा होगा कि कोई पॉलिटिशियन अगर कहीं आता है इनॉग्रेशन के लिए तो उसके आगे पीछे हमेशा फोर्सेस होती हैं, ठीक है, एस्कॉर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड। तो वहां पे भी तो हम देख रहे हैं कि गाड़ियां एक साथ चल रही हैं, एक साथ मूव कर रही हैं, ग्रुप ऑफ कार्स मूविंग और मूविंग व्हीकल्स अंडर एन एस्कॉर्ट, दे आर कॉल्ड कॉन्वॉय, CONVOY, इसको क्या कहा जाता है, कॉन्वॉय। नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा मैंने, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, इसको कहा जाता है, सेलर्स क्या होते हैं आपके, नाविक, सेलर्स क्या होते हैं, नाविक, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेलर्स दैट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेलर्स को, क्रू, क्या कहते हैं, क्रू, बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल, आज का लास्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे दो शब्द आएंगे, ठीक है, ले सकते हैं वैसे, दो भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, अगर शांत है तो उनको हम बोलेंगे क्राउड, क्राउड शांत भी हो सकती है ना, या इसको कहा जाता है मॉब, मॉब एंग्री पीपल जो है, एंग्री फॉर्म में भी हो सकती है मॉब। अ ग्रुप ऑफ पीपल इसको क्या कहा जाता है, या तो हम क्राउड कहेंगे या फिर मॉब कहेंगे। अगर आपको एग्जाम में आता है ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल दैट इज कॉल्ड मॉब, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, मॉब।
एक बार रिपीट कर लेते जल्दी से। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज दैट इज कॉल्ड क्लम्प और ग्रूव, राइट। सेकेंड वन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इज कॉल्ड क्लस्टर, गैलेक्सी और कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स दैट इज कॉल्ड आर्मी, कंपनी और रेजिमेंट, राइट। नेक्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स और ट्रेवलर्स। मर्चेंट्स क्या होते हैं? व्यापारी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स और ट्रेवलर्स दे आर कॉल्ड कारवां, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कार्स और मूविंग व्हीकल्स अंडर एन एस्कॉर्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्वॉय। अ ग्रुप ऑफ सेलर्स दैट इज कॉल्ड क्रू, राइट। अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड क्राउड और मॉब, राइट। तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही करते हैं, बहुत है आज के लिए, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ऑलमोस्ट हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है अगली क्लास में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो इस वीक में वैसे ही चलेगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि नेक्स्ट संडे हो सकता है हमारी लाइव क्लास चले। तो जो जो टॉपिक हम कर चुकेंगे, मतलब जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग जो प्रैक्टिस सेट होगा या प्रैक्टिस हमने करनी, जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे लाइव क्लास में। मज़ा आएगा लाइव क्लास में, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा आप इस क्लासेस को या इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर किया करो। मुझे अच्छे कमेंट भी चाहिए और बुरे भी चाहिए। बुरे का मतलब है कि बुरे इन द सेंस कि आप मुझे मेरी कमियां बता सकते हैं। आपको कमियां बताने के लिए मना नहीं है। आपको जो लगे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ सही होनी चाहिए तो आप उसको भी बता सकते हैं। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो इसको शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब भी करवाएं और लाइक भी करें। थैंक यू। जय हिंद।